अस्सलाम वालेकुम। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक और हम A2 लेवल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं। नवंबर 16 पेपर 33 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है AB क्रिकेट क्लब इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड। ए में बोलता है स्टेट 2 रीजन्स वाई द मेंबर्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट रिसीव अ डिविडेंड। ठीक है ना। आपको ये बताना है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं वो डिविडेंड क्यों नहीं रिसीव करते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल कंपनीज में क्या होता है कि जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड दिया जाता है। तो पहली इसकी रीज़न ये है कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी लीगल एंटिटी होती है जिसका कोई ओनर नहीं होता। लीगल एंटिटी विदाउट ओनर। ठीक है, ये एक ऐसी लीगल एंटिटी होती है जिसका कोई ओनर नहीं होता, जिसको कोई ओन नहीं करता। इसके ट्रस्टीज होते हैं या मेंबर्स होते हैं जो इस इदारे को चलाते हैं, लेकिन अपनी ट्रस्टीशिप को बेच नहीं सकते। ठीक है, इसके कौन होते हैं? इसके होते हैं ट्रस्टीज होते हैं जो इस इदारे को, इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। ये दूसरी बात हो गई। ठीक है। अच्छा, अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पर जो लीगल मैटर्स फॉलो होते हैं या जो लीगल बातें फॉलो होती हैं उसमें एक चीज़ ये होती है कि आप अपने ट्रस्टीज़ को प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लीगल रीज़न है कि प्रॉफिट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते हैं जो ट्रस्टीज होंगे उनको। जितना भी पैसा इन इदारों में जितनी भी इनकम जनरेट होती है वो दोबारा से उसी इदारे में री इन्वेस्ट हो जाती है ताकि मज़ीद इनकम जनरेट करी जा सके। री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा पार्ट ही हो गया। पार्ट बी में लिखता है, अच्छा आगे लिखता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द ट्रेजरर ऑफ AB क्रिकेट क्लब प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एट 1 सितंबर 2015। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर, एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू दी हुई है, इक्विपमेंट, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, इन एरियर्स, लाइफ मेंबरशिप फंड, ट्रेड पेबल्स, इन्वेंट्रीज, एक्यूमुलेटेड फंड। उसके बाद रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ for the year ended 31st of August 2016 was as follows। receipts and payments अकाउंट में सारे बैलेंसेस, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है वो कुछ और इन्फॉर्मेशन 31 अगस्त 2016 की दी हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है द डोनेशन ऑफ 3500 इज़ टू बी यूज फॉर द परचेज ऑफ अ न्यू क्लब हाउस। इट हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन अ न्यू सेविंग्स अकाउंट एंड इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। Club depreciated its equipment at 10% of the net book value. A full year's depreciation is charged in the year of purchase. No depreciation is charged in the year of sale. Equipment sold had a net book value of 3640. The life membership fund is transferred to the income and expenditure account over 10 years in equal installments. For the year ended 31st of August 2016, the club made a profit of 720 on the sale of refreshments. पहला पार्ट बी जो है वो कहता है प्रिपेयर दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of August 2016। फॉर्मेटिंग का शायद मैं इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखूँगा, लेकिन ये कि मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वर्किंग्स के ज़रिए सारी चीज़ें समझा दूँ। तो इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले आती हैं हमारी इनकम्स। सबसे जो कॉमन इनकम आपको नज़र आएगी किसी भी सवाल में वो होगी सब्सक्रिप्शन से आने वाली इनकम। सब्सक्रिप्शन से आने वाली इनकम की वर्किंग हम सबसे पहले करते हैं। सब्सक्रिप्शन से आने वाली इनकम के लिए आपको सब्सक्रिप्शंस का अकाउंट बनाना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन का आप टी अकाउंट बनाओगे। सब्सक्रिप्शन का आपका जो टी अकाउंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सब्सक्रिप्शंस का आपका टी अकाउंट कुछ इस तरह से होगा कि आपको फॉर एग्जांपल ये 1 सितंबर 2015 के बैलेंसेस यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 490 और सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 270 आ रही है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का मतलब ये है कि 1 सितंबर 2015 को किसी बंदे ने आपको सब्सक्रिप्शन
एडवांस में दे दी थी, अब आपको उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है, विच मीन सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इज़ योर लायबिलिटी, जिसका ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पर आता है 490। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का मतलब ये है कि आप सर्विस प्रोवाइड कर चुके हो लेकिन आपको पैसे रिसीव नहीं हुए थे, वो पैसे अब आप जाकर रिसीव करोगे तो उसका ब्रॉड डाउन आता है डेबिट साइड पर, बिकॉज अगर मुझे पैसे रिसीव करने हैं और सर्विस मैं पिछले साल प्रोवाइड कर चुका हूँ तो ये मेरा एसेट है। इसके बाद रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है वो हमें ये बताता है कि कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव करी, यानी कि बैंक डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट वाली चीज़ बताता है। तो यहाँ पर हमने इस साल जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव करी है वो 11200 है, ठीक है। बैंक डेबिट और सब्सक्रिप्शन का अकाउंट जो है वो हमने क्रेडिट किया होगा, ठीक है। ये वो पैसा है जो हमने इस साल रिसीव किया। अच्छा, उसके बाद अगर हम क्लोजिंग बैलेंसेस की बात करते हैं तो 31 अगस्त 2016 को सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, अगले साल का एडवांस में 295 रिसीव कर चुका हूँ। अगेन सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इज़ माई लायबिलिटी बिकॉज आई एम रिसीविंग सब्सक्रिप्शन फी इन एडवांस फॉर विच आई विल हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज लेटर। सब्सक्रिप्शन इन एरियाज 165 है, उसका कैरेट डाउन जो है वो 165 यहाँ पर आएगा बिकॉज ये वो सर्विसेज हैं जो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ और इसके पैसे मुझे बाद में मिलेंगे। अब अगर मैं बैलेंसिंग फिगर निकालता हूँ, बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा 490 प्लस 11200 प्लस 165 माइनस 270 माइनस 295, नेट बनता है 11290। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट जाएगा वो 11290 वाला अमाउंट जाएगा, 11290 वाला अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, मेरे इनकम्स में आएगा, ठीक है। तो एक इनकम तो हमारी हो गई, हम यहाँ पे लिख देते हैं 11290। अच्छा, और इनकम्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सर? हम हमेशा जो बेसिस बनाते हैं वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को बनाते हैं। हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है उसको देखते हुए इनकम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और सेल ऑफ इक्विपमेंट 4000 रुपये की एक इनकम इक्विपमेंट बेची है, देखना पड़ेगा कि उस इनकम को बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हम देखेंगे कि सवाल में कहीं उसकी नेट बुक वैल्यू है, हाँ लिखा हुआ है इक्विपमेंट सोल्ड हैड अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 3640। 4000 में आपने एक चीज़ बेची है जिसकी नेट बुक वैल्यू 3640 थी, विच मीन्स कि आपको डेफिनेटली इनकम हुई है 360 की। तो अब आप लिख दोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 360, ठीक है। इसके बाद और देखेंगे हम अपना रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, डेबिट साइड पर 6400 लिखा हुआ रहा है। मैच टिकट सेल्स, मैच की टिकट्स बेची हैं और उससे 6400 रुपये मिले हैं। मैच टिकट सेल्स 6400, आप एक बार सवाल को गो थ्रू कर लीजिएगा, वैसे मुझे मालूम है कि इसके बारे में और कोई एडजस्टमेंट या इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। फिर अगली चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए वापस से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पर जाते हैं। तो रिफ्रेशमेंट्स के लिखे हुए हैं 2500, कोई कैंटीन होगा, कोई कैफेटेरिया होगा जहाँ से कोई रिफ्रेशमेंट्स बिकी होंगी और 2500 रुपये रिसीव हुए होंगे इन फॉर्म ऑफ कैश। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उसके लिए कोई इन्वेंट्री परचेज़ करी या कोई और चीज़ है। देखो 2500 रुपये यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने रिफ्रेशमेंट्स बेचकर जो है वो जनरेट करे हैं, सेल्स है। कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट है 1700 रुपये की ये रिफ्रेशमेंट्स आपने जो ख़रीदी थी ड्यूरिंग द ईयर उसके लिए पे करें। क्या रिफ्रेशमेंट्स का कोई ओपनिंग स्टॉक है? ट्रेड पेएबल्स फॉर रिफ्रेशमेंट्स आ रहे हैं 265, इन्वेंट्री ऑफ रिफ्रेशमेंट्स आ रही है 420। और कोई बात है रिफ्रेशमेंट से रेलिवेंट? ट्रेड पेएबल्स फॉर रिफ्रेशमेंट क्लोजिंग आ रहे हैं 315, इन्वेंट्री फॉर रिफ्रेशमेंट्स आ रही हैं 390। तो हमें सबसे पहले तो जो है ना वो पेएबल्स का अकाउंट बनाना होगा। पेएबल्स के अकाउंट से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी परचेजेस कितनी है, ब्रॉड डाउन, कैरिड डाउन। अगर मैंने पेमेंट करी होगी तो मैंने पेएबल्स को डेबिट किया होगा और बैंक को क्रेडिट किया होगा, और अगर परचेजेस करी होंगी तो यहाँ पर आ रही होंगी। ये हमारा 315 का कैरिड डाउन है, ठीक है। 1700 रुपये जो हमने ड्यूरिंग द ईयर पे करे हैं वो यहाँ आ गए, पेमेंट है। ब्रॉड डाउन हमारा कितना, जो हमारा ब्रॉड डाउन है वो 265 है, ठीक है। तो अब हम अपनी परचेजेस ढूंढ सकते हैं।
1700 प्लस 315 माइनस 265 विच इज़ 1750 1750 ये हमारी परचेजेज हैं। अब छोटा सा अगर हम रिफ्रेशमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट बना लें तो रिफ्रेशमेंट की जो सेल्स हैं वो 2500 हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वर्किंग में आएंगी क्योंकि इस सवाल में रिफ्रेशमेंट्स का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओपनिंग स्टॉक जो है वो इन्वेंट्री फॉर रिफ्रेशमेंट्स जो 1 सितंबर का आ रहा है वो 420 रुपये आ रहा है। परचेजेस हमने कैलकुलेट कर ली 1750 की। क्लोजिंग जो आ रहा है वो 390 का आ रहा है। ठीक है ना, तो ज़रा इसको वर्कआउट करते हैं। 420 प्लस 1750 माइनस 390 ये बन जाता है 1780। 2500 में से 1780 अगर हम माइनस कर देते हैं तो 720 रुपये बच जाते हैं। ये मेरी इनकम है या ये हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट्स है 720 रुपये। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट्स है वो 720 रुपये आ गया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद और कोई इनकम, वापस से हम अपने रिसिप्ट साइट को देखते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप आ रहे हैं 800 रुपये। लाइफ मेंबरशिप से के बारे में देखते हैं कि क्या क्लॉजेज लिखे हुए हैं। अच्छा, ओपनिंग लाइफ मेंबरशिप आ रहा है 1500। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर आपने रिसीव किया 800, सही है। अच्छा, उसके बाद इससे रेलिवेंट कोई चीज़ है? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइफ मेंबरशिप फंड इज ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओवर 10 ईयर्स इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। यानी कि जितना भी लाइफ मेंबरशिप का पैसा होता है वो मैं 10 सालों में थोड़ा थोड़ा कर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता हूँ। लाइफ मेंबरशिप जनरली केस ये होता है कि भाई एक मेंबर ने आपको जो है ना वो एक साथ कह लो कि 10 साल की मेंबरशिप के पैसे दे दिए। यानी कि आप 10 साल पे उसको एज एन इनकम बुक कर रहे हो, बट हाँ 10 साल के लिए नहीं, मतलब हमेशा के लिए दे दिया। एक चंक दे दिया, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट दे दिया और बोला मैं कभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं दूंगा, आज ही सारे पैसे ले लो। तो मैं उसको लाइफ मेंबरशिप दे देता हूँ अपने क्लब की। और हमारे पास जब लाइफ मेंबरशिप की हम इनकम बुक करेंगे तो इनकम इस तरह से बुक होगी कि लाइफ मेंबरशिप फ़ंड के 1500 रुपये का बैलेंस पहले का चल रहा है, 800 रुपये की और लाइफ मेंबरशिप हुई है, तो 1500 प्लस 800 टोटल बन जाते हैं 2300। इसको कर दो 10 से डिवाइड, ठीक है ना। 1500 प्लस 800 डिवाइडेड बाई 10 ये बनता है 230। 230 रुपये मैं कहाँ लेकर चला जाऊँगा? 230 रुपये मैं इनकम्स में लेकर चला जाऊँगा। ठीक है, अच्छा 230 इनकम में चले जाएंगे। और कोई चीज़ है? देखो लाइफ मेंबरशिप के बारे में सिर्फ इतनी सी ही इंफॉर्मेशन दी हुई थी, वरना इसकी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं। बट एट द मोमेंट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही लिखा हुआ है कि भाई लाइफ मेंबरशिप जो हो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चली जाएगी 10 सालों में इक्वल अमाउंट में, और एक 1500 की अमाउंट दी हुई है और एक 800 की अमाउंट दी हुई है, तो मैं और कोई वर्किंग कर नहीं सकता। लिहाजा लाइफ मेंबरशिप फंड 230। अब इन सबको ऐड करते हैं, ये सारी हमारी इनकम्स है। आप आराम से क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिएगा, कोई और इनकम मिलेगी नहीं आप लोगों को। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आती हैं हमारी 19,000 की वैल्यू। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? इसमें से हम माइनस कर देंगे हमारे एक्सपेंडिचर्स, खर्चे। एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या है हम पेमेंट्स की साइड देखते हैं। ग्राउंड्स मैन्स वेजेस 7,000 और 500, ठीक है, ये एक खर्चा हो गया। रिपेयर्स टू क्लब हाउस 700, ये दूसरा खर्चा हो गया। तो पहले तो इन दो खर्चों को हम लिख लेते हैं, इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप सवाल को अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। 7,500 और 700 रुपये। ग्राउंड्समैन्स वेजेस 7,500, रिपेयर्स 700, ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद देखते हैं और क्या है। और हमारे पास परचेज ऑफ इक्विपमेंट है, इससे डेप्रिसिएशन निकल सकती है, इसको हम देख लेंगे। कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट है, ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट में अकाउंट फॉर कर लिया। अवार्ड्स टू प्लेयर्स, प्लेयर्स जो थे उनको कोई अवार्ड्स दिया, उसके लिए 1450 का खर्चा हुआ है, ठीक है। एडमिन एक्सपेंसेस 760, कोई एडमिन एक्सपेंसेस मैंने इनकर करें, तो अवार्ड का जो खर्चा है वो है 1450।
उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस का खर्चा है, एडमिन एक्सपेंसेस का खर्चा जो है वो 760 है, ठीक है। इसके बाद बैलेंस कैरेट डाउन, सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, तो अब क्या करना होगा भाई, अब हमें करना ये होगा कि हमें डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी होगी। 2500 की इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर ख़रीदी है, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग कितना था इक्विपमेंट का, 7800 नेट बुक वैल्यू, 7800 की ओपनिंग नेट बुक वैल्यू थी, ठीक है ना। 2500 रुपये की मशीन्स ख़रीदी हैं। अच्छा, क्लोजिंग क्या था, क्लोजिंग नहीं आ रहा है। इक्विपमेंट के अलावा इक्विपमेंट की और कोई बात लिखी भी आ रही है। Equipment sold had a net book value of 3640. The club depreciates its equipment at 10% on the net book value. A full year's depreciation is charged in the year of purchase, no depreciation charged in the year of sale. तो 3640 की इक्विपमेंट बेची है ना, 7800 की इक्विपमेंट थी प्लस 2500 की खरीदी माइनस 3640 की इक्विपमेंट आपने बेच दी, तो आपका जो नेट अमाउंट बचा वो 7800 प्लस 2500 माइनस 3640, नेट अमाउंट बचता है 6660। 6660 का आप ले लो 10%, 6660 का 10% जो है वो बन जाता है 666। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट हो जाएगी, डेप्रिसिएशन 666, सही है। अच्छा जी, अब आप ये सारी चीज़ें नेट ऑफ कर लो। 7500 प्लस 700 प्लस 1450 प्लस 760 प्लस 666, तो ये बनता है 11076। 11076, 19,000 माइनस आंसर इज 7924। 7924 ये हमारा एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस है, ठीक है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस जो है वो 7924 का है, यानी कि हमने पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया। पार्ट सी में बोलता है प्रिपेयर दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 अगस्त 2016। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। अगेन मेरा हेडिंग्स पर इतना ज़्यादा ख्याल नहीं होगा, आप क्या करना है, आपने फॉर्मेटिंग जो है वो पास पेपर से चेक करनी है। क्लब का नाम है AB क्रिकेट क्लब, ये हम टॉप पर लिखते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड लाइन में हम लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 अगस्त 2016। ये आपकी हेडिंग आएगी AB क्रिकेट क्लब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 अगस्त 2016। सबसे पहले आप अपने नॉन करेंट एसेट्स लिखोगे। सवाल आप लोगों के सामने होना चाहिए, ये मैंने बता दिया है। आपके पास अगर पास पेपर्स नहीं, आप गूगल करोगे आराम से आप लोगों को ये पास पेपर मिल जाएगा। नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, नॉन करेंट एसेट्स में आपके पास इक्विपमेंट है, दैट्स इट। इक्विपमेंट जो है उसकी आप चाहो तो वर्किंग कर लो, चाहो तो आप उसका टी अकाउंट बना लो। अच्छा, इक्विपमेंट की मैं वर्किंग अगर कर दूं, टी अकाउंट बना दूं, ठीक है। आप लोग होपफुली सब कॉपी करते करते आ रहे होगे। इक्विपमेंट जो है अगर उसका मैं नेट बुक वैल्यू वाला टी अकाउंट बनाऊं, तो उसका जो ब्रॉड डाउन आ रहा था वो ब्रॉड डाउन आपका अल्लाह भला करे आ रहा था 7800 का। 2500 की चीज़ें खरीदी थी और 3640 की बेची थी, ठीक है। 7800 का परचेजेस करोगे, यहाँ पर आएगा 2500। नेट बुक वैल्यू वाला टी अकाउंट है, डिस्पोजल करोगे तो वो भी नेट बुक वैल्यू पे 3640 रिकॉर्ड करोगे। और डेप्रिसिएशन जो है वो अगर हम 666 की रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा कैरी डाउन आ सकता है 7800 प्लस 2500 माइनस 3640 माइनस 666 इज़ 5994। कैरी डाउन हमारा 5994 बन जाता है, ठीक है। ये इक्विपमेंट में आ जाएगा 5994 और कोई नॉन करेंट एसेट कंपनी के पास नहीं है। अब हम अपने करेंट एसेट्स को देख लेते हैं। करंट एसेट्स की अगर बात करते हैं तो करंट एसेट्स में मुख्तलिफ करंट एसेट्स हमारे पास मौजूद हैं।
उन करंट एसेट्स को लिस्ट डाउन करना है। करंट एसेट्स में सबसे पहले आ रहा है इन्वेंट्री, सबसे पहले आ रहा है इन्वेंटरी। अच्छा, इन्वेंट्री जो है वो आपकी जो रिफ्रेशमेंट्स वगैरह थी उसकी इन्वेंट्री की क्लोजिंग वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको। इन्वेंट्रीज ऑफ रिफ्रेशमेंट 390, 390 रुपये की आपको इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये आपका एक एसेट है। उसके बाद आपने सब्सक्रिप्शंस का अकाउंट बनाया था, उसमें सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स आ रही थी। ये वो सब्सक्रिप्शन है जो रिसीव करनी है, जिसकी सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसकी वैल्यू 165 आ रही थी। मैं वापस से आपको आइडेंटिफाई करवा देता हूँ। ये चीज़ें याद रखना, ये चीज़ें सारी बैलेंस शीट में आएंगी बिकॉज ये बैलेंसेस हैं। सो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स आ गया। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल जाती है वो लाइबिलिटी है। ट्रेड पेएबल्स फॉर रिफ्रेशमेंट 315 वो भी लाइबिलिटी है। जब मैं लाइबिलिटीज़ लिख रहा हूँ तो ये दो अमाउंट्स लिखूंगा। अच्छा, और क्या एसेट है भाई हमारे पास? यह हमारा बैंक अकाउंट है, ठीक है। अच्छा, बैंक अकाउंट में डोनेशन जो 3500 की आई थी ना, वो मैंने एक सेविंग्स अकाउंट में डाल दी थी और बाकी बैंक का बैलेंस है 1180। सेविंग्स अकाउंट में डालने का मकसद ये था कि उसमें हमारे पास यहाँ पर मेंशन था, यहाँ पे लिखा हुआ था इट हैड बीन इन्वेस्टेड इन अ न्यू सेविंग्स अकाउंट एंड इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। तो हमारे पास दो और चीज़ें आ रही हैं। एक तो हमारे पास सेविंग अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 3500, ये भी बैंक का एक अकाउंट है, और एक बैंक अकाउंट का बैलेंस आ रहा है उसी के ऊपर अलहदा से, वो आ रहा है 11880, 11880, ठीक है। तो इन सब को अगर हम ऐड कर दें, इन सब को अगर हम ऐड कर दें तो कितना बन जाता है? 390 प्लस 165 प्लस 3500 प्लस 11880, यह आ जाता है आपका 15935, 15935। इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि इसमें 5994 ऐड करेंगे, टोटल एसेट्स आ जाएंगे हमारे 21929 के, 21929 के हमारे टोटल एसेट्स आ जाएंगे, टोटल एसेट्स, ठीक है। टोटल एसेट्स आ गए 21929 के। अच्छा, अब एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाली लॉजिक लगाकर अब हम अगली जगह पर देखते हैं कि भाई हमारे पास एक्यूमुलेटेड फंड्स क्या है। हम अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में एक्यूमुलेटेड फंड्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कैपिटल का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड फंड्स जो हैं उसके एक आपके पास होगा ओपनिंग, एक आपके पास होगा ओपनिंग। अच्छा, ओपनिंग कितना होगा? ओपनिंग जो है वो साल के जो शुरू में अमाउंट था वो होता है। तो साल के शुरू में आपके जो एक्यूमुलेटेड फंड्स थे वो 7825 के थे, 7825, 7825। फिर अगर कोई सरप्लस हुआ है, यानी कि अगर आपकी इनकम जो है वो आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, जो कि आपको यहाँ से पता चलेगा 7924, तो 7924 आप इसमें ऐड करोगे, 7924 ये सरप्लस है, सरप्लस से आपके एक्यूमुलेटेड फंड्स जो होते हैं वो इंक्रीज होता है। इन दोनों का एडिशन कितना आता है? 7825 प्लस 7924 15749 आता है। अच्छा, इसके अलावा आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ीस रिसीव हुई भी है, और लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ीस जो है वो आपने जो रिसीव करी थी पहले 1500 फिर 800, यानी कि टोटल 2300 में से हम 230 जो है वो इनकम में ले गए थे। बाकी अभी आपके पास लॉन्ग टर्म में आएगी, तो वो अमाउंट जो है वो 2070 है, वो एक्यूमुलेटेड फंड्स के नीचे लिख दी हमने। इसके अलावा हमारे पास एक जो है वो डोनेशन आई थी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जिसकी हमने एंट्री पास करी थी सेविंग्स अकाउंट डेबिट और डोनेशन क्रेडिट, और जो डोनेशन का अमाउंट था वो 3500 रुपये का था, वो मेंशन करेंगे, ठीक है। 15749 प्लस 2070 प्लस 3500 इज़ 21319, 21319। अच्छा, अब क्या कंपनी की कोई करंट लायबिलिटीज़ हैं? करंट लायबिलिटीज़ हैं तो वो भी देख लेते हैं कि करंट लायबिलिटीज़ हैं तो क्या है। मैंने आप लोगों को दो करंट लायबिलिटीज़ मार्क करवाई थी, एक पेएबल्स है 315 का, और एक आपकी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है 295 की। तो आप करंट लायबिलिटीज़ में लिख दो सब्सक्रिप्शन इन
एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जो है वो 295 है। और आप लिख दो अपना ट्रेड पेएबल्स फॉर रिफ्रेशमेंट, ट्रेड पेएबल्स फॉर रिफ्रेशमेंट जो कि 315 थे। तो 295 प्लस 315 इज 610 और 610 अगर आप ऐड कर देते हो 21319 में तो ये बन जाता है आपका 21929 अगेन 21929 ये भी बन जाएगा ये, और ये दोनों जो है वो मैच कर रहे हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक आखिरी पार्ट रह गया है और उस आखिरी पार्ट में उससे लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई द क्लब ट्रांसफर्स लाइफ मेंबरशिप फंड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओवर 10 ईयर्स। 10 सालों में हम जो है ये लाइफ मेंबरशिप फीस जो है इसकी इनकम क्यों बुक कर रहे हैं, 10 सालों में हम स्प्रेड कर इनकम को क्यों बुक कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो एक थियोरेटिकल आंसर लिखना पड़ेगा। पार्ट नंबर डी है, ठीक है। हम कर ये रहे हैं कि हमें जितनी भी लाइफ मेंबरशिप फ़ीस रिसीव हुई थी वो हम डायरेक्टली बुक नहीं कर रहे हैं। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस में होता क्या है, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस में आपको जो है वो एक अमाउंट रिसीव हो जाता है, लम्प सम एक अमाउंट रिसीव हो जाता है। मेंबर्स ये कहते हैं कि भाई हमसे एक साथ इतने सारे पैसे ले लो, हर बार हम मेंबरशिप नहीं देंगे और फिर जो है ना हमें आप मेंबर बना दो फॉर इंटायर लाइफ। तो ये एक तो आप वर्ड्स में लिखकर इसको एक्सप्लेन करना कि भाई लाइफ टाइम मेंबरशिप में ऐसा होता है कि एक लमसम अमाउंट मिलती है और फिर मेंबर बना दिया जाता है इंटायर लाइफ के लिए। मेंबर्स को फिर एनुअल मेंबरशिप फीस नहीं देनी होती, नो एनुअल मेंबरशिप फीस इज रिक्वायर्ड। फिर आपको कोई एनुअल मेंबरशिप फीस देनी नहीं पड़ती, ठीक है ना। यानी कि आपको एक अमाउंट मिलता है वो पूरी ज़िंदगी के लिए मिलता है। पूरी ज़िंदगी जो है वो आप एज अ क्लब आप एक इनकम रिसीव करते हो, एज अ क्लब आप एक इनकम का सिग्निफिकेंट पोर्शन एक साल में रिसीव करते हो और फिर आपको मेंबर्स को बेनिफिट देना होता है ओवर इंटायर लाइफ। तो अब अगर मैं जिस साल में मुझे इनकम रिसीव हुई है, पैसे रिसीव हैं, उसी साल में मैं अगर इसको एज एन इनकम बुक कर लूँगा तो ये सही इसलिए नहीं होगा बिकॉज मैं सर्विसेज तो थ्रू आउट द लाइफ प्रोवाइड कर रहा हूँ ना। तो मैं इस इनकम को एक रीजनेबल नंबर ऑफ ईयर्स में या रीजनेबल टाइम पीरियड में बुक करता हूँ ताकि हर साल के इनकम स्टेटमेंट में एक स्पेसिफिक थोड़ा सा पोर्शन जो है वो इनकम में जा रहा हो, क्योंकि मैं जो सर्विसेज इस मेंबर को इस इनकम के अगेंस्ट प्रोवाइड करूँगा वो भी तो हर साल करूँगा, एक साल थोड़ी करूँगा। तो अगर ऑल्दो मुझे पैसे फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा रिसीव है बट मैं उसको थोड़ा कर 10 साल 15 साल 20 साल में इनकम में शो करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपने अपने वर्ड्स में लिखनी होंगी। ये एक और सवाल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो ताकि मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूँ। बहुत शुक्रिया।